हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज आपके सामने क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मीन्स हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मोर इंफॉर्मेटिव मीन्स एक ऐसा केमिकल इक्वेशन, मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन मीन्स एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसको देखने से हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वन इज बाय इंडिकेटिंग the physical state, by indicating the physical state। किसका? physical state of reactant and product। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बता के हम उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ? देखिए, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज होते हैं उनके 4 तरह के फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड, right? Liquid state. Third is gaseous state, and the fourth, that is last, is aqueous solution state। किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसके फिजिकल स्टेट को, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 4 तरह के फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट को हम इंडिकेट करते हैं लेटर एस के साथ, लिक्विड है उसे एल के साथ, गैसियस है स्मॉल जी के साथ, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसे एक्यू से डिनोट करते हैं, राइट? यानी कोई भी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, अगर हमें उसमें स्टेट को इंडिकेट करना है तो हम इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, जिसका CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर मिलता है, राइट? ये रिएक्शन हमारे पास। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये बैलेंस है या अनबैलेंस। तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे देखिए जो कैल्शियम है, यहाँ 1 बैलेंस है, कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पे कार्बन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, देयर इज हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3 and 1 4, here is oxygen 2 and 2 4, that is this chemical equation is a balanced chemical equation। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो पहला रास्ता है हमारे पास, फिजिकल स्टेट को डिनोट करके, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका कॉमन नेम होता है लाइम वाटर, राइट? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस सोल्यूशन होता है, तो इसे हम एक्यू से डिनोट करेंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन जिसे पानी में मिलाकर के बनाया गया हो। लाइम वाटर एक्वस सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं गैस है, राइट? तो इसको हम इंडिकेट करते हैं जी, ये हो गया गैस। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रेसिपिटेट के बारे में। किसी भी सोल्यूशन में मिलने वाला जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखा जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन में पाया जाने वाला सॉलिड
तो ये क्या है? सॉलिड। तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे? एस, सॉलिड। और H2 सभी को पता है क्या है? वाटर। वाटर दैट इज लिक्विड। नाउ ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो इसके पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखते थे उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, राइट? ओके। नाउ तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके हम उस केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड वे। ये फर्स्ट था। सेकेंड वे क्या है? सेकेंड है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन। दूसरा तरीका है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसमें होने वाले हीट चेंजेस को दिखा करके। तो आइए इसे भी एक एग्जांपल के बेसिस से समझते हैं। देखिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है ना? तो जो भी रोटी, चावल, आलू हम खाते हैं उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइजेशन के दौरान स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और भी सिंपलर सब्सटेंस में टूट करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सिंबल आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन का रिएक्शन करके और एनर्जी हमें प्रोड्यूस करता है, राइट? ये ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी, जो हमने प्लस एनर्जी यहां पे यूज किया, तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन है हमने यहां पे क्या दिखाया? हीट में होने वाले चेंजेस को दिखाया, राइट? हीट में क्या चेंजेस हो रहा है यहां पे हम देख रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें ये जो रिएक्शन है हीट रिलीज कर रहा है, यानी हीट दे रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर किसी रिएक्शन में हीट अगर रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं यहाँ पे एग्जांपल में रिएक्शन लूंगा वो सभी रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक? तो आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी मिल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। दूसरी चीज, ये तो हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब इसको आप चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो यहां से हम देख सकते हैं कार्बन यहाँ पे 6 है और इधर कार्बन 1, यानी ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और हमको इसे बैलेंस करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 देख सकते हैं ना। यहां पे देखिए, अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। वो मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा एटम हमारे पास इसमें है, राइट? यहां पे कार्बन के 6, हाइड्रोजन 12 और 6 सबसे ज्यादा है। अब इस कंपाउंड में हम उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं हाइड्रोजन में 12 एटम है, हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। सो हियर इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12 एंड इन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सो वी कैन पुट हियर 6। ये बैलेंस हुआ हाइड्रोजन। ओके, नाउ हाइड्रोजन के बाद कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर नंबर में है, किसी एक को भी आप पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पे कार्बन कितना है? 6। तो यहां पे कार्बन 1, यहां पे पुट कर देते हैं 6, कार्बन बैलेंस हुआ। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां पे देखिए 6 और यहां पे ऑक्सीजन 2, दैट इज टोटल 8 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज हियर 6 into 2 that is 12 and 6 that is 18.
तो इधर में टोटल ऑक्सीजन हो गया 18 और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 8, यानी हमें 10 ऑक्सीजन और चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन में इधर चेंज करेंगे तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए सिंपली हम ऑक्सीजन के चेंजेस यहां पे कर लेते हैं, राइट। नाउ दिस इज 6 into 2 12 प्लस 6 18, यहाँ पे 12 एंड 6 18, तो सब कुछ बैलेंस हो गया है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास केमिकल इक्वेशन है उसको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करें। ओके, अब बात करते हैं इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है फिजिकल स्टेट को डिनोट करना। तो फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करते हैं जो ग्लूकोज है, राइट, वो एक्वस है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, राइट। ओके, अब ये ऑक्सीजन सभी को पता है गैस है, यहां पे हमने लिख दिया जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जी। H2O वाटर लिक्विड है, एल। और ये क्या है, एनर्जी। यहां पर हमने दोनों ही चीजें इंडिकेट कर दी, हीट में होने वाले चेंज को भी दिखा दिया, हीट रिलीज हो रहा है, फिजिकल स्टेट को भी शो कर दिया। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया है, राइट। तो ये हो गए दो वेज। नाउ कम टू द थर्ड वेज। ओके, लेट्स सी थर्ड। थर्ड इज बाय इंडिकेटिंग the condition under which a chemical reaction takes place। यहां पे हमें क्या इंडिकेट करना है, कंडीशन, राइट। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो चीजें बनती है ना। सपोज कीजिए कि किसी रिएक्टेंट, किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंडीशन क्या है, वो रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब उसे हीट मिलेगी। तो हम उसे हीट को ऐसे डेल्टा के सिंबल से, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा के सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, जैसे हो सकता है किसी रिएक्शन को होने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़े, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो सकता है कोई रिएक्शन तभी हो जब उसे 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाए। तो जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसे हम एरो के ऊपर या नीचे लिख करके इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल के बेसिस से और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि ट्रीज के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, ये बिल्कुल जो अभी रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा था रेस्पिरेशन का, उसी का रिवर्स है। रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट के साइड में ग्लूकोज था और ऑक्सीजन था। फोटोसिंथेसिस में वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा और वो हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड में, दैट इज C6H12O6, ग्लूकोज प्रोडक्ट के साइड में और ऑक्सीजन, राइट। और उसमें ये तो था रिएक्टेंट के साइड रेस्पिरेशन में, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट की तरफ हो गया, और उसमें जो प्रोडक्ट के साइड में मिल रहा था वो हो जाएगा रिएक्टेंट के साइड में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। बाकी इसकी बैलेंसिंग हम पीछे देख चुके हैं, कैसे बैलेंस कर रहे थे इसको। यहाँ पे 6 यूज कर रहे थे, राइट। और यहाँ पर कितना था, ऑक्सीजन 6 था, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे ऑक्सीजन चेंज हो रहे थे ना, रिमेंबर। ये हो गया 6 और यहाँ पर कितना यूज कर सकते हैं, 6 12 ये हुआ था और 6 18, यहां से भी 6 ये और 12 18, तो ये बैलेंस हो गया था। ओके, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम इस केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। सो कार्बन डाइऑक्साइड is in gaseous state, so we'll put G. Water, liquid, glucose, aqueous, and oxygen, gas. Right? First तो हो गया। Now, इसमें सेकंड क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो इसी में हम यहीं पे डिनोट करें, इसको ये प्रोसेस कब पॉसिबल है। क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिना सनलाइट के पॉसिबल है, नहीं। तो कंडीशन क्या होगी कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट।
सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी उसको एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी चाहिए होगी, है ना। सनलाइट लाइट ले रहा है यानी एनर्जी ले रहा है। और साथ ही साथ क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सूखी पत्तियों में हो सकता है? नहीं, हमको कैसी लीव्स चाहिए, ग्रीन लीव्स चाहिए। ग्रीन लीव्स क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो इस के एक रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट के साथ साथ और किसकी जरूरत होगी, क्लोरोफिल, राइट। तो ये कंडीशन है जिसके जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस के का जो रिएक्शन है उसको और उसके इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। उनका फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, हीट में होने वाले चेंजेस को दिखा करके और कंडीशन को इंडिकेट करके। होप यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। राइट, ओके। सो आइए देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है और आपको उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप पहले वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसका स्केलेटल फॉर्म, मतलब जो वर्ड इक्वेशन आप लिखेंगे ना, उन वर्ड की जगह पे आप सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से एक स्केलेटल इक्वेशन लिख लीजिए। अब आपके पास मे बी वो बैलेंस या एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इसके बाद आपको चेक कर लेना है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको बैलेंस करना आता है। इसके बाद आप उसमें जो स्टेट के सिंबल है उसको इंडिकेट करेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, या फिर जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो, या उनमें हीट में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको। तो आइए एक एग्जांपल के बेसिस से इसको समझते हैं, ओके। सपोज कीजिए दिया हुआ है कि हीटेड आयरन मेटल react with steam to produce iron 2,3 oxide and hydrogen, right? ओके, तो ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसको आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हीटेड आयरन यानी जो आयरन है, राइट, आयरन ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, विद स्टीम। स्टीम मीन्स भाप, भाप मतलब पानी, और पानी को हम क्या लिखते हैं, H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, यहां पहले स्टीम लिख लेते हैं, स्टीम, एंड प्रोड्यूस क्या देता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ओके, आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया, राइट। अब इसको हम स्केलेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। आयरन को हम क्या लिखते हैं, Fe, प्लस steam means water, that is H2O, gives iron 2,3 oxide, that is Fe3O4। अभी मैं आपको बताता हूं 2,3 ऑक्साइड मीन्स क्या है, एंड हाइड्रोजन दैट इज H2, राइट। ओके, अब देखिए जो आयरन 2,3 ऑक्साइड है इसकी मीनिंग, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कैसे हम इस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, कंफर्म अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, Fe3O4 है ना, 3 एटम इसके, 4 एटम इसके, सबसे बड़ा। और इनमें से सबसे बड़ा O, ऑक्सीजन, जिसके पास कितने एटम है, 4। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने पुट किया 4। नेक्स्ट आयरन जो कि 3 है, और इधर आयरन कितना है, 1, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय पुटिंग 3। अब हमारा आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर है 2
और इधर हाइड्रोजन 8, सो वी कैन पुट 4, नाउ हाइड्रोजन इज 8। इज देयर एनी कंफ्यूजन? देखिए बहुत ही सिंपल है। हिट ट्रायल मेथड आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी और उसके बाद आप उसी से कर सकेंगे। बाकी वो जो ट्रिकी मेथड है वो तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन हो, जो लग रहा हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है हिट ट्रायल से, देन यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो हिट ट्रायल से हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद हमें इसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। ओके, आयरन स्टेट कैसा होता है? सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस सॉलिड, H2O वाटर लिक्विड स्टेट होता है, बट रिमेंबर व्हाट इज दिस? स्टीम, भाप, यानी किस स्टेट में है? पानी तो है मगर स्टेट कौन सा है? गैसियस स्टेट, सो वी विल पुट हियर G। नाउ दिस इज व्हाट? आयरन ऑक्साइड, ये क्या है? सॉलिड S and H2 is gas G। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। आयरन 2,3 ऑक्साइड मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए इसको। आयरन के कई तरह के ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना। इसमें आयरन का जो सबसे पहला ऑक्साइड है उसे हम कहते हैं आयरन 2 ऑक्साइड, राइट। अच्छा, आयरन 2 ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इसमें आयरन की जो वैलेंसी होती है, ये सिर्फ वैलेंसी डिनोट कर रहा है आयरन की। आयरन 2 ऑक्साइड मीन्स इसमें आयरन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं FeO, राइट। इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है? 2, इसलिए इसका नाम है आयरन 2 ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो पहला ऑक्साइड आयरन का आयरन 2 ऑक्साइड, फॉर्मूला FeO, कॉमन नेम फेरस ऑक्साइड। ये क्या है? इसका कॉमन नेम है, राइट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है आयरन का अगला ऑक्साइड, वो है आयरन 3 ऑक्साइड। अब तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि यहां पे जो आयरन की वैलेंसी है वो कितनी है? 3। ओके, तो इसको हम लिखते हैं Fe2O3, और इसका जो कॉमन नेम है वो है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। एंड द नेक्स्ट इज आयरन 2,3 ऑक्साइड, जिसका यूज यहां पर हुआ है। आयरन 2,3 ऑक्साइड रिप्रेजेंट करते हैं Fe3O4 से। नाम से ही पता चल रहा है आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको किस लिए कहते हैं। हाँ, एक और चीज, Fe3O4 जो है ये मेनली 2,3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी ये इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो नाम है वो है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसमें नोट में आप लिख सकते हैं, जो ये आयरन 2,3 ऑक्साइड है यानी कि Fe3O4 है, ये बनता है कैसे? दोनों को मिला के, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों के कॉम्बिनेशन से, राइट। इन दोनों को मिला करके ये बनता है। तो ये आपके आयरन के कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनके बारे में आप जानते रहेंगे तो आगे आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। शुरू में ही हमने बात कर चुके हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। दीज आर द मेनली 5 टाइप्स जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखिए, दोज रिएक्शन in which two or more
substances combine to form a single substance are called combination reaction. Are called combination reaction. Right? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए जो हाइड्रोजन और वाटर का सबसे इजी एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर के, कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे दो सब्सटेंस थे और दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस कर लें इक्वेशन को, H2 है, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 1, देयर इज 2, so we will put 2 here. Now this is 4, so we'll यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2. Now this is the balanced chemical equation. आप इसका स्टेट यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है G, ऑक्सीजन गैस है G, H2O वाटर है, लिक्विड। राइट, ये बेस्ट वे है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखिए तो उसका स्टेट जरूर मेंशन कीजिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बैलेंस कर लिया जाए, क्लोरीन 2 है यहाँ पे, सबसे बड़ा कंपाउंड ये है NaCl। बैलेंस इसको करेंगे, इसमें ये दोनों, ये सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है। आप जिसको चाहें उसको पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन इधर 2 और यहाँ पर 2 पुट कर दिया, क्लोरीन 2 हो गया। नाउ सोडियम इज 2, सो विल पुट 2 हियर। ठीक, दो सब्सटेंस है, दोनों मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी तरीके का एक और एग्जांपल आप देख चुके हैं, जो क्विक लाइम होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैसा होता है ये? सॉलिड स्टेट में। इसमें जब हम स्लोली वाटर मिलाते हैं, दैट इज H2O यानी लिक्विड, तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये क्या है? लाइम या क्विक लाइम कहते हैं इसको, लाइम और क्विक लाइम। और यहां पे जो मिलता है इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ट लाइम। इसका कॉमन नेम बार बार मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो सब्सटेंस थे, मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? जब हमें व्हाइट वॉश कराना होता है तो जो चूना हम लाते हैं ना, जिसे ड्रम में भिगोते हैं, तो वो चूना ही क्विक लाइम या लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम किसी ड्रम में रखते हैं और उसमें स्लोली वाटर मिक्स करते हैं। स्लोली क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बहुत ही वैग्रोसली रिएक्ट करता है और ढेर सारी हीट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इस वजह से पानी को इसमें धीरे धीरे मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। थोड़ी सी ये टॉपिक आई है तो इसके बारे में फर्दर बात कर लेते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फिर हम और पानी मिलाते हैं। जब और पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन हमको मिलता है। कैसा सोल्यूशन मिलता है? एक्वस। पानी मिला के हमने सोल्यूशन बनाया, राइट? एक्वस सोल्यूशन मिलता है। अब इसको हम दीवारों पे लगाते हैं। ये एक्वस सोल्यूशन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, इसको हम दीवारों पे लगाते हैं। जब हम इसको दीवार पे लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और ये रिएक्ट करता है। इसके बाद हमारी दीवारों पर एक पतली शाइनिंग सी लेयर बनती है जो व्हाइट कलर की चमकती आप देखे होंगे। जब हम इसे दीवारों पे लगाते हैं तुरंत हमें वो शाइनिंग नहीं मिलती है, थोड़े टाइम बाद होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के एक पतली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है और यही वो लेयर है जो हमें शाइनिंग दिखाती है। जो चमकती हुई लेयर दिखती है वो यही कैल्शियम
कार्बोनेट है। तो प्रोसेस क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले आए, उसमें हमने पानी मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी सॉलिड स्टेट में था, फिर उसमें हमने और पानी मिलाया, उसका एक्वस सोल्यूशन मिला, उसको दीवार पे लगाए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट थी वो इसके साथ रिएक्ट की, और फिर यहाँ पे हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अब हमारी व्हाइट वॉशिंग कंप्लीट हो गई और हमारी दीवार चमकने लगी। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नमी भी रहती है, दैट इज H2O। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, एंड वाटर ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में। अच्छा, एक और चीज, क्या ये बैलेंस इक्वेशन था? चेक कीजिए, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 1 1, हाइड्रोजन 2, एंड देयर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे Ca कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 एंड 1 है, एंड 2 है, दैट इज 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एंड 1 4। दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Next topic is decomposition reaction. Those reaction in which any compound splits up into two or more simpler substances are called decomposition reaction. एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो अभी हमने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट था। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चेक कीजिए, बैलेंस है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 3, here is ऑक्सीजन 3, बैलेंस्ड है। तो ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रिक decomposition reaction, and third is light or photo decomposition reaction. That is, there are 3 types of decomposition reaction, and that are thermal decomposition reaction, electric decomposition reaction, and photo decomposition reaction. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके लिए हमको किसकी हीट की जरूरत पड़े, थर्मल यानी हीट, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़े उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं, और जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिसके लिए फोटो मीन्स क्या, लाइट, फोटोन लाइट, जिसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने लायक है, वो ये कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं वे सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी उन सभी के लिए, सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तभी ब्रेक डाउन होंगे, राइट। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मल का, इलेक्ट्रिक एंड फोटो सभी का, राइट।
So thermal decomposition reaction. Those decomposition reaction which are carried out by taking heat are called thermal decomposition reaction. If a decomposition reaction is carried out by taking heat, then it is called thermal decomposition reaction. ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके एग्जाम्पल में। जो फेरस सल्फेट होता है दैट इज FeSO4, नाम क्या है इसका? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हीट रिक्वायर करके, हीट लेकर के, दैट इज ये क्या है? प्लस हीट है ना। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब करता है और डिकम्पोज होकर के टूट जाता है ये किसमें? फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसको तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने बात की है ना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ चेक बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बैलेंसिंग के लिए? सबसे बड़ा कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? किसी को देख सकते हैं क्या? ये इसको ले लें, इसको ले लें, है ना। अच्छा, अगर इसको लेते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास 4 है। तो पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन है 3, 2, 5 एंड 3, 8। यहां पर कितने हैं? 4। तो इसको 8 करने के लिए यहाँ 2 कर दें, 4 हो गए। नाउ Fe is how many? 2. Fe2, sulfur 2 and here is also sulfur 2. Every has been balanced, right? तो बैलेंस है। तो अब इसमें हम इसका स्टेट मेंशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। फिर ये भी सॉलिड, ये तो पता ही है, गैस, एंड दिस इज गैस। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल है। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which are those decomposition reaction which carried out by taking electricity are called what? Electric decomposition reaction, right? Those decomposition reaction which carried out by taking electricity are called electric decomposition reaction. एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको मालूम है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड यू बेटर नो दैट बोथ आर गैसेस एंड H2O इज व्हाट? लिक्विड। यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये ब्रेक डाउन हुआ किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक की हेल्प से, इसलिए ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंस कर सकते हैं हम, H2O है यहाँ पे, H2 एंड O2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 करते हैं, यहाँ 2 बैलेंस हो गया। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सिमिलरली फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ भी खास चेंजेस नहीं है, बस कुछ कुछ बातें बदल देनी है। फोटो decomposition reaction, those decomposition reaction which carried out by taking light are called photo
decomposition reaction. And example for these types of reaction are सिल्वर क्लोराइड का AgCl जो कि व्हाइट कलर में होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन होकर के लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर के ये बन जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन। यहां पर ये व्हाइट कलर था, जो सिल्वर यहां पे होगा ये हो जाता है ग्रेइश व्हाइट कलर में, ग्रेइश व्हाइट। और जो क्लोरीन है ये मिलता है येलोविश व्हाइट। बाकी बैलेंस कर लेते हैं। Cl2 है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही है जिसकी हेल्प से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बनाए जाते थे पहले, है ना। अब तो काफी अच्छे फोटोज आप देख सकते हैं, बट जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पहले बनाए जाते थे लैब में, उनमें यही सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता था। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, बिल्कुल इसी की तरह से लाइट की प्रेजेंस में वो भी डिकम्पोज हो जाता है और बिल्कुल इसी के फॉर्म में वहां पर भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। यहां पर सिल्वर और ब्रोमीन ये बनता है। बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सेम वही तरीका 2AgBr एंड देयर इज 2AgBr। बाकी स्टेट मेंशन कर लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, सिल्वर सॉलिड, सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड। ओके, सो दीज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिमेनिंग रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो चीजें हमने डिस्कस की उसको एक बार समराइज करते हैं। हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। हमने वहां पे देखा कि हम 3 तरीकों से किसी भी केमिकल रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसके फिजिकल सिंबल, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके, या फिर हीट में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करके, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको एरो के ऊपर मेंशन करके, राइट। हीट में जो चेंजेस होंगे, अगर हीट रिलीज होता है तो हम प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, और अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम प्लस हीट रिएक्टेंट के साइड में लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि प्लस हीट लिखें, आप प्लस हीट लिख सकते हैं, आप प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हैं, या आप केवल प्लस एनर्जी लिख सकते हैं। हीट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट के साइड में प्लस हीट, राइट। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हमने आयरन के डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड के बारे में बात की थी, यानी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़े थे जिसमें रेस्पिरेशन का रिएक्शन था और उसका रिवर्स यानी कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था। रेस्पिरेशन का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज करता है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वो हीट गेन करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट। इसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में बात की जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम तब कहते हैं जब 2 सब्सटेंस मिलकर के कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन तब होता है जब एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाते हैं। कॉमनली आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में 2 कंबाइन होते थे और डिकम्पोजिशन में एक टूट जा रहा है ना। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज किसी भी सब्सटेंस को टूटने के लिए या तो लाइट, या तो हीट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्म है। तो इन तीनों ही केसेस में हमेशा जो रिएक्शन होगा वो कैसा बनेगा, एंडोथर्मिक। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, लाइट की वजह से हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ हमने रिएक्शंस को देखा, उनकी बैलेंसिंग को सीखा। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट पेपर मैंने बनाया हुआ है जिससे ये बातें क्लियर हो सके कि आपको वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई या नहीं। तो ये आपके सामने टेस्ट पेपर है, आप इसके आंसर, सभी क्वेश्चंस के आंसर
कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। प्लीज ये सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिए, सभी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक यू सो मच।